बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, as you know, we have started our unit number 3, environmental pollution. Before moving ahead, I want you to open your books, page number 36. We are going to start our topic, measures to reduce pollution. क्या है? measures to reduce pollution. जैसे कि आपने कल इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पढ़े थे, जिसमें आपने देखा कि आलूगी के ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, ट्रीज़, बिल्डिंग्स और एक्वेटिक लाइफ सब पर बुरे असरात होते हैं. दे ऑल अफेक्ट दम एडवर्सली. सो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इस आलूगी को कम करने के लिए. तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि आलूगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए. सो लुक एट योर बुक. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन. वन बाय वन हम स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह हमने आलूगी को कम करना है. फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़. अब जैसे आपने देखा था कि तीनों टाइप्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक था, जिसकी वजह से आलूगी हो रही थी. तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को शहरों से बाहर लगाना चाहिए, विद इन द सिटीज़ नहीं होने चाहिए, ताकि शहर में आलूगी ना हो. Industrial waste should be treated and made ineffective before releasing into the atmosphere. ओके, फिगर नंबर 3.9 और 3.10 देखें, जिसमें है एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सो व्हाट इज़ अ ट्रीटमेंट प्लांट? ट्रीटमेंट प्लांट प्योरीफाइज कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंसेस. कॉन्टामिनेटेड का मतलब है आलूदा, वो चीज़ें जो कि ख़राब हैं, आलूदा हैं, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं, उनको पहले ही प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उनको एटमॉस्फेयर में डालेंगे. जिस भी चीज़ को आप प्योरीफाई कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट प्लांट के साथ वही नाम लिख देंगे. अब जैसे कि लिखा हुआ है एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, एग्जॉस्ट. सो एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो एयर को प्योरीफाई करेगा. किसको प्योरीफाई करेगा? एयर को. प्योरीफाइज एयर. और सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसको प्योरीफाई करेगा? प्योरीफाइज वाटर. सो जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? तमाम कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करते हैं, और हम जिस भी चीज़ को प्योरीफाई कर रहे हैं हम उसी का नाम साथ लगा देंगे. आपकी बुक में फिगर बनी हुई है एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की. तो एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट किसको प्योरीफाई करे? हवा को. और सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी को प्योरीफाई करेगा. यानी कि एटमॉस्फेयर में वो हवा जाने से पहले वो इंडस्ट्रियल स्मोक, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो हवा में भेजने से पहले हम क्या करेंगे? उसको प्योरीफाई कर देंगे. उसी तरह सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो म्यूनसिपल वाटर है, यानी जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेस्ट वाटर, उसको पहले प्योरीफाई किया जाएगा, उसमें से वेस्ट मटेरियल्स निकाले जाएंगे, उसके बाद इसको हम वाटर बॉडीज़ में ऐड करेंगे, ताकि जो ओशंस हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं, जहाँ पर ये पानी जा रहा है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन ना हो. सो पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज़ शहर से बाहर लगानी है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इन वेस्ट मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर में या वाटर में डालने से पहले उसे प्योरीफाई कर लिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए ट्रीटमेंट प्लांट्स में. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेवेज शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स एंड और अदर वाटर बॉडीज़. सो ये आपने डायरेक्टली आपने फ्रेश वाटर में नहीं डालना. यही बात है कि ये जो वाटर है म्यूनसिपल वाटर, इसको आपने डायरेक्टली नदी में, नालों में, दरियाओं में नहीं डालना, बल्कि इसे क्या करना है? पहले ट्रीटमेंट इसकी करनी है, इसको प्योरीफाई करना है, यानी इसमें से वेस्ट मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो सारे पोल्यूटेंट्स निकाल देने हैं, जिससे वाटर पोल्यूट होता है. नेक्स्ट है डोमेस्टिक रबिश and other solid waste should not be thrown into the streets or open places. They must be disposed of properly. So कल आपने लैंड पोल्यूशन में पढ़ा था कि हम ओपन प्लेसेस में ही
जो घर का हमारा कूड़ा करकट होता है वो फेंक देते हैं, अपने घर को साफ़ कर लेते हैं लेकिन अपने शहर को या मुल्क को साफ़ नहीं करते. सो दे आर सेइंग दैट यू मस्ट नॉट थ्रो देम ओपनली आउटसाइड योर हाउस, दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. प्रॉपरली आप किसी जगह पर उसे डंप करें ताकि उससे लैंड पोल्यूशन ना हो. ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मेजर्स शुड बी टेकन, जिसमें है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़. ये वैसे आपने आगे भी पढ़ना है लेकिन अभी इन 3 पॉइंट्स को हम एक दफ़ा देख लेते हैं. पहला पॉइंट उन्होंने कहा है रिड्यूस द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड्स, यानी सड़कों पर हम कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें. ज़्यादातर एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जो वो कहते हैं कि बाइसिकल्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे धुआं नहीं निकलता. व्हीकल्स हैं, जितनी भी रिक्शाज़ हैं, मोटर बाइक्स हैं, ट्रक्स हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो इसलिए उनका इस्तेमाल कम होना चाहिए. नेक्स्ट है रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट. ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ना है कि हम किस तरह चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं. सो थर्ड पॉइंट है रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ट्रीज़ और फॉरेस्ट जो है, जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट हमेशा क्लीन होती है. सो इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. अब वैसे तो ओवरऑल देखते हैं तकरीबन एक ख़ास परसेंटेज होती है कि इतने कम से कम होने चाहिए एक मुल्क में ट्रीज़ और फॉरेस्ट, ताकि वहाँ का माहौल जो है वो पुरसकून हो, आलूदा ना हो. सो 3 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं. एक तो ये है कि गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर कम होनी चाहिए. दूसरा ये है कि जो चीज़ें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें हम इस्तेमाल करें. और तीसरा ये है कि हम फॉरेस्ट और ट्रीज़ को बिला वजह उनको कट डाउन ना करें बल्कि उनको रहने दें ताकि हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट होने से बच जाए. नेक्स्ट इज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो का C, फिर फ्लोरो का F और कार्बन्स का C. क्लोरो में आती है क्लोरीन, फ्लोरो में आती है फ्लोरीन और कार्बन्स में कार्बन ही आएगा. अब ये कौन से सब्सटेंसेस हैं, ये क्या चीज़ें हैं, क्या होता है इनसे, क्या नुकसान होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सबसे पहले आप देखें ये आपकी अर्थ है और ये है सन. अब जिस तरह आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्लॉथ्स, आपको कवर करते हैं क्लॉथ्स, उसी तरह अर्थ को कवर करती है एक लेयर दैट इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर. ओके, एज यू कवर योर बॉडी विद योर क्लॉथ्स, सो देयर इज़ एन ओजोन लेयर विच कवर्स अर्थ. अब सूरज की बहुत सी रेज होती हैं, उसमें कुछ यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज जो कि नुकसानदेह होती हैं. वैसे तो सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ रही हैं लेकिन जो ये यूवी रेज़ होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं. इनकी वजह से बहुत ह्यूमन बॉडी पे असरात होते हैं, लाइक स्किन कैंसर होता है, आई डैमेज होती है. तो ये यूवी रेज़ अर्थ तक ना पहुँचे उसके लिए ये ओजोन लेयर यहाँ पे मौजूद होती है. ओके, ये सूरज है, सूरज के अंदर जो यूवी रेज़ हैं वो अर्थ पर नहीं पहुँचनी चाहिए, उसके लिए नेचुरली ओजोन लेयर मौजूद है. अब ये ओजोन लेयर डैमेज नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये किस में होते हैं? यहाँ की बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्रीज़र्स में होते हैं, एयर कंडीशनर्स में होते हैं. सो अब पहले तो ह्यूमन बींग्स इस सब को इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी एसी इस्तेमाल नहीं करते थे, फ्रिज और फ्रीज़र्स नहीं यूज़ होते थे. लेकिन जब से ह्यूमन बींग्स ने ये नई इजादात की हैं, न्यू इन्वेंशंस की हैं, तो इन चीज़ों से और नुकसानात भी हो रहे हैं, पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है. सो ये CFCs, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि फ्रीज़र्स और एयर कंडीशनर्स इनसे रिलीज़ होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन लेयर डैमेज होती है. डैमेज हो जाएगी, कहीं कहीं से हो सकता है कि होल्स हो जाए, तो ये यूवी रेज़ क्या होंगी, एंटर हो जाएंगी अर्थ में, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ होंगी, स्किन कैंसर होगा, आई डिजीज़ होंगी,
सो इसका मतलब है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं विच आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज वी आर यूजिंग फ्रीजर्स एंड एयर कंडीशनर्स, so they will cause damage to the ozone layer and hence UV rays will reach the earth and cause diseases in human beings. So इसके लिए इन्होंने कहा है what measures should be taken कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें CFCs जो हैं वो ना हों। ओके तो अब इस तरह के कुछ फ्रीज़र्स एयर कंडीशनर्स कुछ बन रहे हैं जब से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इनके अंदर जो CFCs हैं वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो अब इस तरह की चीज़ें बन रही हैं जिसमें CFCs की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल की जा रही है ताकि इससे ओजोन लेयर को डैमेज ना हो। ओके क्लास, गॉट इट? मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स आर द मटीरियल्स विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट। वो सारी चीज़ें जिससे माहौल आलूदा होता है उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब इन पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, नेचर। सो वो सारी चीज़ें जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो सकें उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, जब डेथ हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्किन और उसका फ्लैश सब ख़त्म हो जाता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ स्केलेटन, एक पूरा ढांचा बन जाता है। उसी तरह ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ भी यही होता है कि उनकी डेथ के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि ख़ुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएंगी, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो चीज़ें आती हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती हैं। आप एक कॉमन सी एग्जांपल ले लें कि आपके घर में फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो वो कुछ दिन पड़े रहेंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाएंगे, खाने के तो काबिल रहेंगे ही नहीं, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे। तो वो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अब एक कोई ग्लास है तो आपके घर में ग्लास पड़े हुए हैं तो वो साल साल पड़े रहेंगे, ये नहीं होगा कि वो खुद से ख़त्म हो जाए, खुद से डिकम्पोज हो जाए। सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस खुद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। नेचुरली डिकम्पोज में हमारे पास एग्जांपल्स हैं किचन वेस्ट में आपको पता है ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ही होंगी वो नेचुरली डिकम्पोज हो सकती हैं। ट्री लीव्स दे डिकम्पोज नेचुरली, वुड, पेपर, कॉटन, फेदर्स। कॉटन जो है वो क्लॉथ्स को कहते हैं, कपास को कहते हैं वैसे तो, लेकिन कपड़े आपके बनते हैं इससे। उसके अलावा फेदर्स जो पर होते हैं परिंदों के या फिर उनके भी होते हैं, इंसेक्ट्स के। उसके अलावा लेदर है, लेदर चमड़े को कहते हैं, एनिमल्स की स्किन जिसे आप कहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं उनमें क्या है? ग्लास, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, प्लास्टिक बैग्स, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं विद विच वी वॉश क्लॉथ्स। डिटर्जेंट्स विद विच वी वॉश क्लॉथ्स, जिनसे हम कपड़े धोते हैं उन्हें डिटर्जेंट्स कहते हैं। ज़्यादातर ये ग्लास और प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अब आपको पता होगा कि रिसेंटली तो नहीं, अब इस गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की चीज़ों पर पाबंदी लगाई थी। अभी लाहौर सिटी में तो इतना नहीं हुआ, फेडरल है जो इस्लामाबाद, वहाँ पे जो ये शॉपर्स होते हैं जिसमें हम चीज़ें ख़रीदते हैं वो उन पे बैन लग गया है। प्लास्टिक की चीज़ों को उन्होंने कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की ये डिकम्पोज नहीं होती हैं बल्कि ये पोल्यूशन की वजह बनती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है उनके साथ जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं। सो दीज ग्लासेस, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक क्या होते हैं? जहरीले मादे, प्लास्टिक बैग्स, डिटर्जेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ख़ुद से डिकम्पोज नहीं होती हैं। सो लुकिंग एट योर बुक पेज नंबर 37,
फिगर 3.13 उसमें पहले है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिसमें प्लांट्स हैं और फ्रूट्स हैं जो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और 3.14 पे है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिसमें प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो कि पड़ी रहेंगी लेकिन डिकम्पोज नहीं होंगी। अब अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रही हैं तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, यानी हम देखेंगे कि इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के क्या नुकसानात होते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स टू डिस्कस हियर कि अगर ये अब वो तो बायोडिग्रेडेबल तो खुद ब खुद डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन जो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं वो पड़े रहेंगे तो वो इन्वायरमेंट में क्या नुकसान की वजह बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दे रिमेन एज पोल्यूटेंट। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते तो ये पोल्यूटेंट ही बने रहते हैं। पोल्यूटेंट आपको पता है क्या होता है, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, आलूदा कर रहा है। तो ये जो कि कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये पोल्यूटेंट ही रहेंगे। उसके अलावा दे मे कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाएंगे। अब इसमें आपके पास जो कि टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं। टॉक्सिक आपको पता है क्या है, जहरीले। तो अब ये जो जहरीले मादे हैं वेस्ट मटेरियल्स में, ये खुद से डिकम्पोज नहीं हो रहे तो क्या होगा कि इनकी वजह से जानवरों और पौधों में बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, यानी हम इन्हें फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे वुड है, वुड से बनता है पेपर। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। जो बिल्कुल फ्रेशली मेड पेपर होगा वो वाइट कलर का होगा। उसके बाद एक दफ़ा आपने पेपर यूज़ कर लिया है तो इसको फिर से रिसाइकल करते हैं ताकि हम इसको फिर से इस्तेमाल करते रहें। जितनी दफ़ा पेपर रिसाइकल होता है उसका कलर उतना ही येलो होता रहता है, ठीक है, कलर चेंज होता रहता है। लेकिन यह है कि हम इस तरह पेपर्स जो है वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बार बार दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे लकड़ी के लिए। या वो तो हो जाते हैं, ये तो है ना बायोडिग्रेडेबल। तो बाकी ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये रिसाइकल नहीं हो सकते। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के क्या नुकसान आते हैं, ये पोल्यूटेंट ही रहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनकी वजह से पौधों और जानवरों में बीमारियां हो सकती हैं और इनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते। एक्टिविटी 3.2 है जिसमें आपने बायोडिग्रेडेबल के साथ टिक का निशान लगाना है। यू हैव टू टिक इट, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आपने क्रॉस कर देना है। ओके क्लास, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी चाहिए बट आई मस्ट गाइड यू एज वेल। फर्स्ट पिक्चर है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आप फर्स्ट पिक्चर पे क्या लगाएंगे, टिक, मार्क टिक ऑन इट। सेकंड पे एग्स हैं। एग्स भी नेचुरल चीज़ें हैं, वो भी खुद से डिकम्पोज हो जाती हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, टिक। ओके, फर्स्ट 2 पिक्चर्स पे टिक है। थर्ड पिक्चर कोई यूज्ड टिन कैन है। टिन कैन प्लास्टिक का है तो वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसको आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। सेकेंड लाइन में फर्स्ट पिक्चर है ब्रेड की, तो वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। यू विल मार्क टिक ऑन इट। नेक्स्ट में प्लास्टिक बैग्स हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, क्रॉस। उससे नेक्स्ट में न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पेपर है, पेपर आपको पता है रिसाइकल हो जाते हैं तो वो क्या होंगे, टिक, बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद ये एनिमल डंग है। थर्ड लाइन में फर्स्ट पिक्चर एनिमल डंग है और वो भी बायोडिग्रेडेबल है तो ये टिक होगा।
उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में सारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो वो क्रॉस नॉन बायोडिग्रेडेबल, और आपकी जो लास्ट पिक्चर है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो क्रॉस हो जाएगी। ओके, सो जो चीज़ें खुद से डिकम्पोज हो रही हैं बायोडिग्रेडेबल, उन पे आपने टिक मार्क करना है, और जो नहीं हो रही हैं उनको आपने क्रॉस मार्क करना है। Now there is our next topic, that is ways to reduce the impact of non-biodegradable materials. पहले आपने पढ़े हैं ways to reduce pollution, अब आप पढ़ेंगे ways to reduce the impact of non-biodegradable substances. यानी कि जो चीज़ें खुद से डिकम्पोज नहीं हो रही हैं तो उनको या उनके असरात को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इम्पैक्ट होता है असर। सो देयर इज़ अ 3 R's स्ट्रैटेजी। 3 R's स्ट्रैटेजी यानी कि 3 R होंगे इसमें, रीयूज़, रिड्यूस, recycle. Okay, these are the 3 R's. ये हम किस लिए कर रहे हैं कि जो चीज़ें खुद से डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं उनको हम कम्प्लीटली इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, तो हम कोई ऐसा क्या तरीका अडॉप्ट करें कि उनका जो बैड इफ़ेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। हाउ कैन वी रिड्यूस द बैड इम्पैक्ट ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिसके लिए आपकी बुक में गिवन है 3 R's स्ट्रैटेजी, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। नो, एक मिनट, पहले आएगा रिड्यूस, उसके बाद आएगा रीयूज़। रीयूज़ और रिड्यूस। सो पहला तरीका क्या है इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बुरे असरात से बचने का? पहला तरीका तो ये है कि हम उन्हें बार बार इस्तेमाल करें। वी मस्ट reduce the use of natural resources to produce chemical items. ओके, पहले तो है रीयूज़, यानी हम इन्हें बार बार इस्तेमाल करें। ओह क्लास, ओके, फर्स्ट इज़ रीयूज़, कि हम इन सब चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो एक दफ़ा आपके घर में आ गई हैं तो आप उसको रीफ़िल करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, ताकि मज़ीद नहीं लेकर मज़ीद पोल्यूशन की वजह बने। उससे बेहतर है दैट यू रीयूज़ दैम अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस। रिड्यूस में यह है कि आप इन सब चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। आपके जो रिड्यूस का पॉइंट है उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रॉसरी, स्नैक्स एंड सैंडविचेस एट्सेट्रा। ग्रॉसरी, ये हमारे घर की जितनी भी ग्रॉसरी होती है, लाइक आप देख लें कि हम कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, आप कोई बर्गर लेते हैं तो वो जिस पैकेट में दिया जाता है वो प्लास्टिक का है। स्नैक्स हैं उसके लिए जो पैकेट्स हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। सैंडविचेस हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है वो भी प्लास्टिक की है। सो वी मस्ट रिड्यूस यूजिंग दैम। हम एटलीस्ट अपने खाने पीने की चीज़ों पर प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल। रिसाइकल में क्या है, द यूज्ड प्लास्टिक गुड्स, broken glass bottles and tin cans can be recycled easily. We should recycle them instead of throwing them as a waste. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं? रिसाइकल का मतलब है कि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दें। उसमें होती हैं प्लास्टिक गुड्स यानी प्लास्टिक की चीज़ें, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स और उसके अलावा टिन कैंस। अब आप इन सब चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है, आप कोई घर की जो वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक जो न्यूज़पेपर्स हैं और उसके अलावा बॉटल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हम रद्दी में देने चले जाते हैं तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको वो रिसाइकल कर लेते हैं। ओके, वहाँ पे हम दे देते हैं और हमारे लिए तो वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वो लोग उनको रिसाइकल करके फिर से बना लेते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें फिर से रिसाइकल कर लेना चाहिए जो रिसाइकल हो सकते हैं।
ये आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, चाहे आप रिड्यूस पहले लिख लें, चाहे रीयूज़ पहले लिख लें, चाहे रिसाइकल पहले लिख लें, ओके। तो इसमें से आप कुछ भी पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 3 तरीके हैं, फिर से आप एक दफ़ा देख लें। वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अभी हमने पढ़े हैं कि वो चीज़ें जो कि ख़ुद से डिग्रेड हो सकती हैं वो तो चलें ठीक है, पोल्यूशन की वजह नहीं बनेगी, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जो ख़ुद से डिकम्पोज नहीं हो रही हैं, तो उनसे क्या होता है, आलूदगी होती है एनवायरनमेंट में। तो अब हम उनको कम्प्लीटली इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे हम, कुछ ऐसे तरीके हमें रखने चाहिए जिससे उनके बुरे असरात से बचा जा सके। तो उसके लिए एक 3R स्ट्रेटजी है, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। रीयूज़ का मतलब है कि हम चीज़ें जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें करते रहें। रिड्यूस का मतलब है कि हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, जैसे कि स्पेशली हमारे खाने पीने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। उसके बाद है रिसाइकल, कि जो चीज़ें हम दोबारा से रिसाइकल करके बना सकते हैं उनको हम रिसाइकल कर लें ताकि वो वेस्ट में ना जाएं। फिर से नए बनाने से बेहतर है कि हम उनको रिसाइकल कर लें। ओके क्लास, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, कि हमारे पास जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनसे कैसे बचा जा सके। नेक्स्ट आपके पास फिर एक एक्टिविटी है, फोर बकेट्स हैं, बल्कि ग्रीन कलर में, बायोडिग्रेडेबल, इसके साथ है 1, उसके बाद है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो चीज़ें खुद से डिग्रेड हो जाएंगी उनके लिए तो ये 3R स्ट्रेटजी नहीं है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसमें से हमने देखना है कि कौन सी रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी रीयूज़ कर सकते हैं और कौन सी रिसाइकल कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ एन ईटन एप्पल। तो एप्पल क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल, ओके। उसके साथ आप लिख दीजिए 1, बिकॉज़ ये जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, मैन मेड नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल होंगी। नेक्स्ट पे ब्लॉक्स बने हुए हैं और इन ब्लॉक्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं, ओके। ये टॉयज़ टाइप है ना, टॉयज़ होते हैं बच्चों के, बच्चे बार बार इनसे खेल लेते हैं, तो ये रीयूज़ में आएंगे। 3 लिखेंगे आप इसके ऊपर। नेक्स्ट पे ये बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स को आप रिसाइकल करेंगे, ओके। नंबर सेकेंड लाइन पे फर्स्ट जो है वो प्लास्टिक बैग्स हैं और इनको आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। प्लास्टिक से रेलिवेंट मैंने आपको यही बताया है कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो आपने कम इस्तेमाल करनी है, तो इस पर आप 2 मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे एक बनाना है, बनाना ऑफ कोर्स नेचुरल है तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल, उस पर आप 1 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर फ्रूट्स हैं तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है, उस पर आपने 1 मार्क करना है। थर्ड लाइन पे फर्स्ट पिक्चर है टिन कैंस की और इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, सो इट विल बी 4 मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे शॉपिंग बैग्स हैं, वो फिर वही प्लास्टिक बैग्स हैं तो उनको हमने क्या करना है, रिड्यूस, नंबर 2। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर पेपर आपको पता है रिसाइकल हो सकता है, तो वो क्या होगा, 4th पॉइंट, ओके। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट 3 लाइन्स में 1, 3 एंड 4, फिर सेकेंड लाइन में 2, 1, 1 एंड थर्ड लाइन में है 4, 2, 4। सो ये आपने देखना है, जो चीज़ें खुद से डिकम्पोज हो सकती हैं उन पे आपने 1 मार्क करना है, जिनको आपने कम इस्तेमाल करना है वो 2 मार्क करना है, जिसको आपने दोबारा इस्तेमाल करना है वो 3, और जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उस पर हम 4 मार्क करेंगे। सो हेंस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs।
एंड मैच द कॉलम्स एज वेल। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है डैश इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटीरियल्स इन द इन्वायरमेंट। अब अगर होता कि लैंड में डालेंगे तो क्या होगा, लैंड पोल्यूशन। अगर होता कि वाटर में ऐड कर रहे हैं तो होती वाटर पोल्यूशन, और अगर एटमॉस्फेयर में ऐड करते तो होती एयर पोल्यूशन। बट अगर हम हार्मफुल मटेरियल्स को इन्वायरमेंट में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। व्हेन यू आर एडिंग pollutants or harmful substances in the environment, so it will be environmental pollution. Next is those harmful waste materials which are added into air, soil and waste water are called as, तो वो सारी चीज़ें जो कि हवा, पानी और ज़मीन पे डाली जाती हैं जिससे आलूगी होती है उसे क्या कहते हैं, pollutants। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड वेस्ट विच विल बी डिग्रेडेड बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड। अभी आपने पढ़ा है कि जिनको हम खुद से डिग्रेड कर सकते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द 3 R's आर। 3 R's कौन से हैं, रिड्यूस, reuse and recycle। नेक्स्ट पॉइंट है the substances which cause pollution are, ये वही बात हो गई है जो अभी हमने हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स वो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं और जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं वो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्मोक इज़ अ सोर्स ऑफ, धुआं किस में जाता है, हवा में, तो इससे क्या हो गई, एयर पोल्यूशन। कौन सी पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन। बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज यूज मच ऑफ डैश फ्रॉम वाटर। अब ये हमने पढ़ा था कि वाटर में अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया जरासीम ही होते हैं ना, तो वाटर में जर्म्स हैं तो क्या होगा कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये कल हमने पढ़ा था अपने इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में कि अगर पानी में जरासीम मौजूद हैं तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो क्या इसका ऑप्शन आएगा, ऑक्सीजन। जो जर्म्स पानी में मौजूद हैं वो वहाँ की लाइफ के लिए ऑक्सीजन कम कर देंगे। सो दीज वर द फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स MCQs। Multiple choice questions. First one is which of the following diseases can be caused by air pollution। अब B, C और D ऑप्शन है, डायरिया, कॉलरा एंड डिजेंट्री, जो आपने कल पढ़ा था कि पोल्यूटेड वाटर से होती हैं। तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर, एज आई टोल्ड यू दैट लंग्स आर द ऑर्गन्स विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज टॉक्सिक मैटर्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक आर फाउंड इन। ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, ये होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ये भी हमने कल ही पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हवा में या पानी में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइफाइड कैन बी कॉज्ड बाय द जर्म्स प्रेजेंट इन। टाइफाइड हमने पढ़ा था कि आबी आलूगी यानी वाटर पोल्यूशन से होता है, तो सीवेज वाटर के टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ग्रास क्लिपिंग्स, ग्रास है लिविंग तो वो बायोडिग्रेडेबल है। फेदर और पेपर ये भी बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सिर्फ स्टीरोफॉर्म, ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है। सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक फॉर्म सारी के सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और उनको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनका इस्तेमाल कम करना है। द कॉज ऑफ
पोल्यूटेड रेन वाटर इज़। रेन वाटर आलूदा किसकी वजह से हो जाता है? इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से। ये हमने कल पढ़ा था कि स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं, वो पानी के साथ मिक्स होके एसिड रेन बना देती हैं। सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड। अब हमने देखते हैं मैच द कॉलम्स। उसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं और पिक्चर के हिसाब से हमने देखना है कि वो किसके साथ मैच होंगे। बायोडिग्रेडेबल, सारी नेचुरल चीज़ें बायोडिग्रेडेबल में आएंगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल में अननेचुरल जो मैन मेड है, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स, वाटर पोल्यूशन एंड लास्ट वन इज़ एयर पोल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल इसमें कौन सा है? थर्ड पे फ्रूट्स बने हुए हैं और ट्रीज़ भी हैं। तो सारी नेचुरल चीज़ें एज आई टोल्ड यू कि वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो इसको आप मैच करेंगे थर्ड वाले के साथ। ओके, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फोर्थ में प्लास्टिक बॉटल्स बनी हुई हैं, सो ये डेफिनेटली क्या होंगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट पिक्चर पे कोई वाटर बॉडी शो की हुई है, तो वो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन। और ज़ाहिर है सेकेंड वाला जिस पे एक फर्नेस से स्मोक निकल रहा है, तो ये क्या होगा? एयर पोल्यूशन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इट वाज एन इजी जॉब। ओके क्लास, इसके वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको PDF फाइल्स में मिल चुके हैं। बट स्टिल इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट ऑन स्कूल्स फ़ोन नंबर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।